अलगाववाद ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार पटेल को उनकी 150वीं पुण्यतिथि पर पूरे देश ने नमन किया और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर भी चर्चा हो रही है। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो सियासी सुर्खियों में है। जिस तरह से अभी तक हम देखते आए हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने ज्यादातर भाषणों में देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को निशाने पर लेते थे, कुछ उसी अंदाज में योगी ने भी नेहरू पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कश्मीर में उपजा अलगाववाद और उग्रवाद नेहरू के कारण ही था। नेहरू के फैसलों के कारण कश्मीर कई दशकों तक भारत से अलग थलग पड़ा रहा। ऐसा पहली बार है जब भाजपा शासित राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर नेहरू को टारगेट कर दिया है। पंडित नेहरू को लेकर योगी के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी अब राज्य की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन क्या है पूरा मामला, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सियासत तेज है, इसी पर आज चर्चा करेंगे डिबेट में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तथ्यों को कभी भी बदला नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर हो या गुजरात हो या हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से मुंबई तक, इस भारत को एक बनाने का काम, इन 535 रियासतों को एक बनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर किसी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जो लगातार हमलावर होते नजर आए पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। हालांकि उनके पलटवार में कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी कहा कि सीएम योगी को यह जान लेना चाहिए कि तथ्यों को कभी भी बदला नहीं जा सकता। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर शेखर त्रिवेदी जी भी मौजूद है। जिस तरीके से शेखर जी हम बात करें तो एक तरफ सरदार पटेल की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, 150वीं पुण्यतिथि, और दूसरी तरफ हर बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा आ जाती है, उन पर निशाना साधते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। क्या वजह है और किस तरीके से इस मामले को और तूल पकड़ाया जाता है? देखिए, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय से लेकर के और आज जब हम 2025 में बैठे हुए हैं, ये पिछला 75-76 साल का एक ऐसा वक्फा है जिसमें अलग अलग तरीके से हमारे देश में अलग अलग विचारधाराओं को न सिर्फ जगह मिली है, बल्कि अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के भारत के लोकतांत्रिक महोत्सव में अलग अलग पार्टियां अपनी तरह से राजनीति करती आई हैं। और उस राजनीति का ही परिणाम है कि अलग अलग प्रदेशों में, पूरे देश में सरकारों का हमें अलग अलग स्वरूप भी देखने को मिला है। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस का न सिर्फ देश में वो रूलिंग पार्टी होती थी आजादी के बाद, बल्कि उसके बाद कई राज्यों में भी कांग्रेस का लंबे समय तक शासन रहा है। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि समय के साथ में अलग अलग राजनीतिक दल बनते गए। उन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी विचारधारा को सामने रखा। उस विचारधारा में कांग्रेस से टकराव भी था, उस विचारधारा में कुछ नयापन भी था। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो अपनी अपनी विचारधारा और अपने अपने समूह के साथ में भारत में, स्वतंत्र भारत में राजनीति करते हैं।
राजनीति करते हुए जो हमारा इतिहास है, मतलब जिस समय हमें 1947 में आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए, उस समय का जो डेकोरम था, उस समय की जो तथ्यात्मक सत्यता थी, उसको आज की तारीख में और आज से कई वर्षों के बाद भी, कई सदियों के बाद भी कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो इतिहास का एक ऐसा अमिट पन्ना है जहां से राजनीति को हमेशा जिंदा रखा जाएगा। आने वाले समय में भी वहां से राजनीति को अपने चश्मे से राजनीतिक दल देखने का प्रयास करेंगे, उसकी अपनी तरह से व्याख्या करेंगे, और उस व्याख्या के साथ में कांग्रेस पार्टी की यह जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरीके से जो इतिहास उस समय का है, अगर वो उस पर क्लेम करती है तो उसको बचाने का काम करती है या फिर उसको महिमामंडित करने का काम करती है, और जो सामने वाला राजनीतिक दल होगा, जो सामने वाली विचारधारा होगी, उसको ये साबित करना होगा कि किस तरीके से उस समय के जो तथ्य और सत्य हैं, 15 अगस्त 1947 की आधी रात जब हमें आजादी मिली, उस समय तक का जो सच है, उसको हम आज के समय में किस तरीके से व्याख्या देते हैं। ये अपनी तरह की एक राजनीतिक पराकाष्ठा है, ये अपनी तरह की एक राजनीतिक विवशता है, ये अपनी तरह की एक राजनीति का संयंत्र है जो इतिहास से उठ करके वर्तमान में आता है और भविष्य की तरफ उस राजनीतिक दल या उस व्यक्ति को या उस विचारधारा को ले जाने का काम करता है, जिससे वो धीरे धीरे लोगों के बीच में अपनी जगह बनाती है, और फिर लोकतांत्रिक उत्सव यानी चुनाव के समय पे उस विचारधारा से जो लोग प्रभावित होते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, उसके आधार पर उसको वोट देते हैं, उनको जो चाहिए अगर वो बात वो समझा ले जाते हैं जनता को, तो उस तरीके से फिर वो जनता के बीच में अपनी जगह भी बनाने में कामयाब हो जाते हैं चुनावी नतीजों के रूप में। जी। अब आइए आप 1947 15 अगस्त, उस समय का जो तथ्य है वो यही है कि हमारे देश को अंग्रेज छोड़ करके चले गए, हमें आज़ादी दे दी गई ऑन पेपर। 15 अगस्त 1947 का वो बयान नेहरू का जो उन्होंने संसद में दिया कि जब आधी रात को दुनिया सो रही है, हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब लोग दुनिया इस बात को लगातार वहीं से भारत की आज़ादी को जोड़ करके और चलती है। लेकिन अब इसके बाद भारत में, आज़ाद भारत में, चूंकि हमारी 537 रियासतें थी, 63 रियासतें थी, उन सबको 567 रियासतें थी जिनको जोड़ने का काम लगातार किया जाना था, और उस चीज़ को लेकर के एक चिंता भी थी कि अगर ये अलग अलग प्रोविंसेस बने रहेंगे, अलग अलग ये सत्ताएं बनी रहेंगी, तो फिर इस भारत के एकीकरण का क्या मतलब होगा। जी। वो अंग्रेजी हुकूमत थी जिसने सारे राजे रजवाड़ों को अपने झंडे के नीचे ले आया, और उसके बाद उनको एक अंग्रेजी हुकूमत के तहत काम करने के निर्देश दिए गए। उस समय की एक व्यवस्था उसने उस तरह से डेवलप की। अब जब भारत आज़ाद हो रहा है तो जो हमारी प्रोविंसेस हैं, जो हमारे राजे रजवाड़े हैं, उनको किस तरीके से भारत में विलय कराया जाए, शामिल कराया जाए, इसको लेकर के लगातार उस समय पे न सिर्फ चर्चा हुई, न सिर्फ इस तरीके की एक स्थिति बनी जिसमें तरह तरह के संकटों का जिक्र हो रहा था, बल्कि एक समय ऐसा आया जब सारे राजे रजवाड़ों को इकट्ठा किया गया और वहाँ पर उनसे एक पेपर पर साइन कराया गया, जिससे भारत में सभी जो राजे रजवाड़े थे उनका विलय हो गया। 3 जगह ऐसी थीं जिसको लेकर के आखिर तक कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। वो 3 जगह कौन सी थी? हैदराबाद का निज़ाम था, जूनागढ़ का नवाब था, और जम्मू कश्मीर। चूँकि जम्मू कश्मीर की आबादी ऐसी थी जहाँ पर मुस्लिम बहुतायत थे, लेकिन वहाँ पर राजा हिंदू था। इसी तरीके से जो हैदराबाद और जूनागढ़ की स्थिति थी, वहाँ पर मुस्लिम शासक थे, लेकिन वहाँ की बहुसंख्यक आबादी जो है वो हिंदू थी। तो इस तरीके की जब स्थिति बनी तो रक्तहीन क्रांति, जिसका श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है, उन्होंने जूनागढ़ के नवाब को भी इंगित किया और साथ साथ हैदराबाद के निज़ाम को भी इंगित किया कि या तो भारत में शामिल हो जाओ, वरना भारतीय सेना अपनी कार्रवाई करेगी। और वही हुआ भी। जूनागढ़ का नवाब हो या हैदराबाद का निज़ाम हो, जैसे ही सेना ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, ये दोनों देश छोड़ करके भाग गए और हैदराबाद और जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। अब भारत में केवल एक ही राज्य ऐसा था जो डिस्प्यूटेड रह गया। उस जगह को लेकर के नेहरू का अपना एक वर्डिक्ट था। नेहरू का ये कहना था कि भाई जम्मू कश्मीर, जहाँ से, चूँकि नेहरू खुद को कश्मीरी पंडित कहते थे, अब जब नेहरू खुद को कश्मीरी पंडित कहते हैं, अपना रुझान बताते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं,
तो सरदार पटेल की भी एक व्यवस्था बनती थी कि नेहरू की बात को सिरे से खारिज नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में यह हुआ कि भाई नेहरू उस चीज़ को, जम्मू कश्मीर को लेकर के अपना रुख, अपनी नीति स्पष्ट करेंगे। और जिस तरीके की वहाँ पर स्थिति बनी और आज जिस तरीके से कभी पुलवामा में आतंकी हमला होता है या वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी अपनी एक रिजिडिटी है, वो लगातार अलग अलग समय, मतलब हम लोग ये सोचते थे जब हम उन चीज़ों को देख रहे थे कि ये पीढ़ी जो उस समय पे चाहे वो हुर्रियत हो चाहे बाकी हो, वो भले अपनी कोई भी बात कहते हो लेकिन अगर भारत का हिस्सा खुद को नहीं मानते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या जम्मू कश्मीर कभी भारत का उस तरीके से हिस्सा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और उसमें धारा 370 और 35 से ये एक बड़ा रोल अदा करते थे। बहुत सारी सरकारें, चाहे वो बीजेपी की ही अपनी सरकार रही हो, चाहे और किसी गठबंधन की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, धारा 370 और 35 को लेकर के उनका अपना एक रुख रहा था। बिल्कुल। और वो चीज नहीं हट पाई। 2019 में जब नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार बनती है केंद्र में, उस समय पर धारा 370 और गृह मंत्री बनते हैं अमित शाह, धारा 370 हटाई गई। हटाने के बाद लंबे समय तक वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहा, केंद्र सरकार के वो अधीन रहा। और जैसे जैसे समय बीतता गया वहां पर चुनाव भी हुए, बाकी चीजें हुई और आज की एक तारीख है जहां अपनी चुनी हुई सरकार के साथ में जम्मू कश्मीर जो 3 हिस्सों में बढ़ चुका है, तिब्बत अलग है, जम्मू अलग, जम्मू कश्मीर। तो ये जो पूरा एक सिनेरियो सामने आया, उसमें बीजेपी का स्टेक ये है कि नेहरू ने अपनी जिम्मेदारी को उस समय पर सही से नहीं निभाया, ये बीजेपी कहती है। और बहुत सारा दंश जो देश में आज भी भुगता जा रहा है वो नेहरू की वजह से भुगता जा रहा है, बीजेपी इस बात को कहती है। कांग्रेस अपनी तरह से अपनी दलीलों के साथ में इस बात का खंडन करती है, वो भी पुरजोर तरीके से इस बात को रखते हैं। और ये विवाद कुछ इस तरीके से बढ़ता है जिसमें सरदार पटेल एक आइडेंटिटी हो जाते हैं और नेहरू दूसरी आइडेंटिटी हो जाते हैं, और इन दोनों आइडेंटिटीज के बीच में अपनी अपनी तरह से राजनीति होती है। यह भी बात सही है कि बीजेपी की सरकार जब बनी तो नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है सरदार पटेल की, जब उसको बनवाया तो ये भी कहा गया कि बीजेपी सरदार पटेल को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। और सरदार पटेल किस तरीके से बीजेपी के हैं, बीजेपी के सामने कांग्रेस लगातार इस बात को उछालती रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेहरू को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर रही है। बिल्कुल शेखर जी, हमारे साथ हमारे 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से राज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज जी। और राजनीतिक विश्लेषक अभियानंद शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राज जी, क्योंकि आपके पास आएंगे, क्योंकि लगातार हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो पीएम मोदी की बात करे या फिर हम आज सीएम योगी की बात करें, लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमलावर नजर आए। और आज जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया, आपने भी सुना होगा, क्या वो बयान, किस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी वंदे मातरम को लेकर पहले सदन में बोल चुके हैं, सरदार पटेल का वहां भी जिक्र हो चुका है एसआईआर की जब बहस हो रही थी सदन में, और अब एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ भी सरदार पटेल की पुण्यतिथि मनाने के दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते नजर आए। कहना चाहता हूं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये देश मेरा है, हम देश के नागरिक हैं। यहाँ पे अपने आप को ऊंचा उठाना ये तो अच्छी बात है, किसी दूसरे को नीचा दिखाना या जो पूर्व के हमारे नेता रहे उन्हें नीचा दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं अभी आप ही के टीवी में देख रहा था कि बीजेपी क्यों पसंद करती है पटेल साहब को, तो उसमें आ रहा था नीचे कि वो गरीब तबके के नेता थे। क्या मोदी जी गरीब तबके के नेता हैं? इस बात का जवाब चाहिए मुझे। फिर दूसरा मैंने पढ़ा कि क्यों है नेहरू जी के नाम से सारे संतान, पटेल साहब के नाम से क्यों नहीं है? तो आपने एक स्टेडियम को अपने जीते हुए सरदार पटेल के नाम पे छुता आपने अपना रख लिया। मनसा वाचा कर्मणा, जो कहते हो, जो सोचते हो, जो करते हो, उस पे सामंजस्य बैठाना है। आपको 11 साल हो गए भाई, आप अपना काम करिए। और एक और बात मैं कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को मेरी बात सुननी चाहिए। मैं एक कर्नल की औलाद हूं, तो मैंने किसी से टहलते हुए कहा, तो उन्होंने कहा आपने तो लग्जरी जीवन जिया होगा। मैंने कहा नहीं यार, गरीबी देखिए। कहा कैसे? मैंने कहा वो कर्नल जरूर थे, हम लोग 16 भाई बहन थे,
वो अच्छी तनख्वाह जरूर पाते थे। हम 16 भाई बहन थे। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूं, ये कहते हैं विभाजन नेहरू जी ने कर दिया, विभाजन गांधी जी ने कर दिया, तो एक काम करें, पीओके ले लें, पाकिस्तान को मिला लें। एक और बात बताऊं, पीओके जिस दिन आ जाएगा, देश की बर्बादी में दूसरा कलंक होगा। आप अभी तो कहते हो 20 करोड़ मुसलमान को हिंदू सुरक्षित नहीं है, और अगर पीओके ले लिया, देश का सारा पैसा पीओके में बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान आ गया ना, तो भाई जो बीजेपी के नेता आप बैठे हो ना, आप पता क्या कहोगे मुझसे? भागो राज शर्मा भागो, पीछे मुसलमान आता होगा। क्या यार, क्या कर रहे हो, पता नहीं समझ आई। आपको जिस लिए आपको वोट दिया 2000, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि वोट चोरी हेरा फेरी से आप नेता बन गए। नेता मतलब सरकार बन गई, ठीक है, जैसे भी बन गए, नकल प्लस अकल इज इक्वल टू सफल। कुछ आपको वोट मिले, कुछ चोरी करे, बन गए सरकार। लेकिन एक और बात बताइए, 11 साल में आपने उस बच्चे को क्या जवाब दिया जिससे आपने 18 साल के लिए पहली बार इस देश में अपने रोजगार के लिए वोट मांगा था? आपने 2019 के बाद उन विधवाओं को, उन सिपाहियों को क्या दिया जिनसे आपने कहा था क्या उन शहीद हुए सिपाहियों के कारण मुझे वोट दी? जी राज जी, आपने उनको मुद्दा क्या देखिए, दिया? बिल्कुल इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन देखिए आज मुद्दा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर ही सवाल किए। लेकिन अब आपके पास फिर से आएंगे हम अभयानंद जी के पास भी जाना चाहते हैं। आपसे हम इन सवालों का जवाब लेंगे, आपसे सवालों का जवाब लेंगे। एक बार हम अभयानंद शुक्ला जी के पास भी चले जाते हैं। प्रधानमंत्री हो या योगी जी हो, जी। मैं योगी जी की एक तरह तो इज्जत करता हूं जब वो मठाधीश होते हैं, हम आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री होते हैं तो वो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे नुकसानदायक। हम इन सारे सवालों का जवाब आपके पास लेने आएंगे, लेकिन अभी अभयानंद शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए अभयानंद जी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को निशाने पर ले रही है। अगर हम सदन की चर्चा करें तो सदन में जब वंदे मातरम पर भी बहस हो रही थी, या फिर अगर हम जिक्र करें कि वोट चोरी के मुद्दे पर भी बहस हो रही थी, तब भी कहा गया कि पहली वोट चोरी तो उसी दौरान हुई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वोट चोरी कर ली। और अब सबसे बड़ी बात, फिर से सरदार पटेल का जिक्र हुआ और एक बार फिर से नेहरू का भी जिक्र होता नजर आया, और कश्मीर भी एक बार फिर से इन सारे जिक्र में कह सकते हैं प्रमुख भूमिका निभा रहा है। और फिर से नेहरू पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारी चीजें अब फिर से तूल पकड़ती नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप? आपसे समझना चाहेंगे, बार बार ये मामला जो उजागर किया जा रहा है, किस तरीके से आप इसे समझते हैं? दरअसल जब देश आजाद हुआ तो रियासतों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये काम दिया गया पटेल जी को। ये ठीक बात है कि प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, लेकिन रियासतों को जोड़ने का काम पटेल जी को दिया गया था। जी। तो अगर 567 रियासतों में से 566 को पटेल जी ने सकुशल अपने भारत गणराज्य में मिला लिया, विवाद तो हैदराबाद और जूनागढ़ ने भी किया था, लेकिन उसको भी पटेल जी ने बहुत तरीके से सूझबूझ के साथ अपने उसमें मिला लिया। बात यह थी कि नेहरू जी ने कहा था कि कश्मीर का मामला हम खुद देखेंगे जी। इसके चलते पटेल जी की कुछ चली नहीं, जैसा कि इतिहास बताता है। बाकी इसके बारे में हमारे कांग्रेसी मित्र राज शर्मा जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन सूचना यही है, इतिहास यही है, जानकारी यही है कि नेहरू जी ने कहा था कि आप बाकी सारी रियासतों का मामला देखिए, कश्मीर का मामला हम खुद देखेंगे। शायद कश्मीर के वो रहने वाले थे तो उनसे उनका अपना जुड़ाव रहा होगा। तो इसका मतलब तो यही है कि 566 रियासतों को पटेल जी ने बड़ा सकुशल अपने भारत उसमें संघ में मिला लिया, और नेहरू जी शायद इसमें चूक गए। इसीलिए यह बात कही जाती है कि नेहरू जी के चलते ही कश्मीर की समस्या अभी तक सुलझ नहीं। हालांकि भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने आने के बाद उसका समाधान किया है, 70 हटाया है, और उसके बाद से भारत का सारा कानून वहाँ लागू हो रहा है। अब हमारे कांग्रेसी मित्र इससे सहमत नहीं हो सकते हैं, ये उनकी अपनी समस्या है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर विवादित हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतें उनके विरोध के बावजूद भारत संघ में मिल सकती थी, अभयानंद जी हम आपके पास फिर से पहुंचेंगे। कश्मीर क्यों नहीं मिल सकता था? जी, फिर से हम आपके पास पहुंचेंगे। पूछो मेरे से, इसमें माना यही जाएगा भाई, वो जो प्रत्यक्षम किन प्रमाणम साफ साफ दिख रहा है कि चूंकि नेहरू जी ने उसको अपने जिस भी कारण को हो उसको ठीक से टैकल नहीं किया, इसके चक्कर में गड़बड़ हो। तो कमल का फूल इसका तो ये
कमल का और फूल दूसरा लगाते जहां हो, तक यानी नेहरू बीजेपी के जी और प्रधानमंत्री पटेल जी का सवाल अगर है, मेरा प्रधानमंत्री इतिहास में राजी तो ये भी देखिए, कहा ये बात जाता है कि नरेंद्र जब मोदी के इस विषय में कांग्रेस है, अध्यक्ष लेकिन बनने की बात थी तो नेहरू जी को लेकिन सिर्फ अभी 2 जो वोट सवाल मिले है वो थे अभियानंद जी और से बाकी आपको भी सारे मौका वोट दिया जो जाएगा प्रदेश बोलने का। अध्यक्ष थे उसमें के मैली वो कर पटेल रहे हैं साहब ना, मिले ये थे। देश के लोग होना माफ यही नहीं था करेंगे। कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। अरे यार, शुरुआत मुझे तो ये वहीं से नहीं- गड़बड़ हो ए, गई। पंडित जी अगर क्या अगर बात कहते हो यार? नेहरू जी के साथ ये आप लोग पार्शियलिटी खा गए हो बढ़ती देश। गई, एक उनको बात 2 वोट बताओ, के बावजूद उनको हिंदुस्तान अध्यक्ष में बना दिया गया सनातन कांग्रेस धर्म का, की लड़की तो मरी, गड़बड़ तो और यहीं से आप शुरू हुई उसे है। डीजल डाल के तो जलाएंगे। हम ये राजी, आपका मैं DM आप बनता दोनों है के पास आता कि हूं। लकड़ी ये गीली देखिए, थी, पहली शर्म बात तो नहीं ये आई? है, आप दोनों अरे लोगों से आप मेरा तो नहीं मर अनुरोध, गई? राजी मर क्यों नहीं गए? आप कि नहीं राजी- नहीं राजी, मेरा आपसे मैं अनुरोध है challenge कि करता हूं, आप पहले तो सनातन धर्म के लिए अपने दीमक से अपने बड़ी अलावा अगर दूसरे कोई की भी चीज बात है, सुने। तो वो बेटी जलाओ इस तरीके से पार्टी है। चर्चा कहीं नहीं दीमक जाएगी। दीमक मैं से फिर पेड़ ऑडियो को बंद करने के बचा लिए कह दूंगा। मगर याद आप रखना, बात को होने दें, एक व्यक्ति की बात पूरी होने दें, आपके पास भी मेरे आएंगे लिए राजी, दीमक हो, ऐसे ना करें। मेरे लिए चल- दीमक हो, नहीं मेरे नहीं, बच्चे हम के जिस जगह पर हैं उस जगह पर हम चर्चा करेंगे, आपको समय दिया जाएगा। ऐसे चर्चा कहीं नहीं अरे जाती। बाजी राजी दूसरों की राजी बात की आवाज सुनने जरा भी मान्यता पहले अभियान रखिए। की बात पूरी होने आपने दें। अपनी बात कही, सबने सुनी, अब कुछ मेरी सुन लीजिए, आप उसका आप बोलिए, जवाब आप बाद में बोलिए। दीजिएगा। राजी, तो मैं आपको आपको हमने समझा मौका दिया, सकता हूं। बोलने सुना का। जाए, देश को बर्बाद। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर सरदार पटेल साहब गरीबों के नेता थे तो प्रधानमंत्री अमीरों के कैसे? और एक और बात, अगर आपको आपत्ति है कि चर्चा- नेहरू जी के नाम चर्चा से शर्मा जी इस सारे पर नहीं हो संतान रही है। बने, तो आपने शर्मा जी चर्चा इस पटेल पर नहीं हो रही है। साहब राजी, ताकि यही दिक्कत है कांग्रेस नाम की। का स्टेडियम ठीक क्यों है, बनाया? आप हम इसका हम जवाब तकनीकी दीजिए। साथियों से कहेंगे, जरा आप एक मिनट के लिए रुक जाएं, दोनों लोगों की आवाजें आप डाउन करें, ये बड़ी चीज है। राजी, अब आप मेरी आवाज सुने। जिस चीज पे आज चर्चा है, अगर उस मुद्दे से हम भटक जाएंगे तो फिर वो बात नहीं आ पाएगी जिसको रखने के लिए हम लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल बड़ा सीधा सा है कि सरदार पटेल जिनके ऊपर इस जिम्मेदारी थी कि वो 567 रियासतों को एक साथ जोड़ें, 566 वो कर ले गए। जम्मू कश्मीर का जो मसला था उसको नेहरू जी के ऊपर छोड़ा गया। बहुत सीधा सा सवाल है आज इस चर्चा में कि अगर योगी आदित्यनाथ ने 150वीं वर्ष पुण्यतिथि पर सरदार पटेल की ये बात सामने से उठाई है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप कांग्रेस के लीडर हैं, आप से ये उम्मीद भी हम लोग करते हैं कि कम से कम दूसरे व्यक्ति को अगर मौका मिल रहा है तो उसको अपनी बात रखने दें, और जब आपकी बारी आए तो आप उसका मौका रखें। ठीक है, आप व्यग्र हैं तो मैं आपके सामने ही अब ये चीज रख देता हूं। कृपया आप ये बताने का कष्ट करें कि जो जम्मू कश्मीर का मसला है उसे पंडित नेहरू ने जब कहा कि हमें हमारे तरीके से इसको कर लेने दिया जाए, इस पर देश सहमत भी हो गया, पटेल भी सहमत हो गए। योगी ने आज जो सवाल उठाया है उस सवाल का जवाब आपकी ओर से क्या है, कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या है कि नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहते हुए एक जम्मू कश्मीर का मसला नहीं सुलझा पाए? सवाल सिर्फ इतना सा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं और आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, और यहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, मैं कहना सकता हूं उस वक्त की स्थिति के हिसाब से नेहरू जी ने बहुत अच्छा काम किया। नेहरू जी ने पूरे हम लोगों को डिस्टर्ब होने से बचाया। देखिए, कुछ भी कह दो, कैसे? आज से पहले नहीं ठीक है, आपका अपना अनुभव है। अब नेहरू जी ने अगर बचाया तो इसका दलील क्या है? आप बताइए, देश को समझाइए कि कैसे बचाया। मैं दे रहा दलील। अगर मेरी दलील झूठी है तो भारतीय जनता पार्टी पीओको को मिला ले और एक पहले युद्ध दलील तो छेड़ के दीजिए। पाकिस्तान को हमारे संग मिला ले। राजी, देख पहले लोगे। तथ्य तो और एक रखिए। और बात कहना चाहता हूं भैया, योगी भाई, कह भाई, रहे हैं ये कि बात- नेहरू की गलती से ही जम्मू कश्मीर का यह विवाद आज भी जिंदा रहा। आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, उस समय का तथ्य कुछ और था। वो तथ्य क्या था आप बताएं देश देखिए, को। स्थितियां होती है ना। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे साहब, हम भी पैदा हुए थे। पहले क्या डिबेट होती थी? मैं पहले 1947 में पैदा नहीं हुआ था। मैं जानना मैं भी चाहता नहीं हूं कि उस समय क्या स्थिति थी, आप बताएं। मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ये था कि पहले डिबेट लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे में ही बैठ के कर पाते थे नेता। आज अगर किसी गांव में भी बैठ के डिबेट कर सकता है, मैं एक गांव में रहता हूं, मैं डिबेट कर सकता हूं। तो ये सिचुएशन बदली है ना भाई, सिचुएशन बदली है। जब देश आजाद हुआ था
मुझे एक बात का जवाब देना चाहिए, ये सरदार पटेल साहब को नेता मानते हैं, हम भी नेता मानते हैं। और याद रखिएगा, ये वंदे मातरम की बात करते हैं, हमारे अधिवेशन में ये दूसरी जगह चले गए। राज शर्मा जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा, मातरम से शुरू करते हैं। मुझे उस एक बात सवाल का जवाब नहीं मिला। आखिर 567 रियासतें थी जब 1947 में हमारा देश आजाद होने को था। मेरा सवाल तो बात होनी चाहिए ना। आज मैं आपकी कोई बात ही नहीं सुनूंगा। प्रधानमंत्री 75 साल ऐसे तो बात हो ही नहीं पाएगी। आज प्रधानमंत्री का आप अपनी बात कहते रहे, हमारे दर्शक इस बात को समझ लेंगे कि राज शर्मा जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, वो अपनी दलील को पुख्ता तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सा है, 567 रियासतें थी, 566 भारत में विलय हो गई, एक नेहरू जी के पास थी 67वीं जम्मू कश्मीर। आप कह रहे हैं कि उस समय की स्थिति परिस्थिति, हमें इलैबोरेट करें कि क्या मजबूरी थी, क्या कारण थे, वो कौन सी स्थितियां थी जिसकी वजह से वो विलय नहीं करा पाए। बस इतना सा सवाल है। घर में दो बेटे होते हैं, दोनों की शादी हो जाती है और दोनों की बीवियों में अगर झगड़ा होने लगे तो बाप कहता है, मेरे जैसा पिता ये कहना चाहता है, बेटा अलग अलग घर ले देता हूं, शांति से रहें। और एक याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का ही नेतृत्व था और विजन था जो आज भारत को ये भारतीय जनता पार्टी बेटी जलाओ पार्टी कहती विश्व गुरु बन जाए। अच्छा ठीक है, एक और बात बता रहा हूं, आपने जो जवाब दिया है उसका इलैबोरेशन समझिए ना। हमें अब आप मेरे साथ होने से बचा। देखिए, इस तरीके से बड़ी मुश्किल हो जाती है राज जी। आपने इलैबोरेशन क्या दिया, दो बेटे हैं, झगड़ा हुआ, अलग अलग कर दो। नेहरू और जिन्ना जो एक 1947 से पहले महात्मा गांधी के सामने दो बेटों की तरह थे, बाप से कहा कि अलग अलग कर दो, हो गए। अब जो 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गया, आपने अपने बयान से अभी अभी उसको जस्टिफाई कर दिया। तो पहले तो आप कांग्रेस इस बात को ले कि बंटवारा उसकी वजह से हुआ, एक बात यह आपने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, एक बात। दूसरी बात यह कि जम्मू कश्मीर जो हमारा हिस्सा था, जो यहां का हिस्सा था, जिसको विलय करवाना था, उसको क्यों ऐसा था कि वो जिन्ना के लिए खुला छोड़ दिया गया। कबायली वहां से आए, 1947 में आए, आप उसको रिटेलिएट नहीं कर पाए। उसी समय जब सरदार पटेल ने उस जंग को रोकने के लिए जब बाकी चीजें की, धारा 370 और वगैरह वगैरह लगा करके आपने आज तक का नासूर बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपके बयान का मतलब निकल रहा है। राज मैं जवाब देता हूं इसका। हाँ, इस टीवी में डिबेट हो रही है, अगर यहां पे हम लोग बहक जाएं उसकी जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उस वक्त जो भी हुआ वो सरकार हमारी थी, नेहरू साहब की थी। इधर सुन लीजिए, हाँ, उसकी वो जिम्मेदारी मैं लूं ना लूं, जिम्मेदारी जाती है। लेकिन क्या जिस तरह से मैं कहता हूं कि मेरी सरकार की जिम्मेदारी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी का यहां पे नेता बैठ के इस बात की जिम्मेदारी ले सकता है अब कि देश में बेरोजगारी फैल रही है? ये जिम्मेदारी अब बेरोजगारी पर ना जाइए। मैं अभी जम्मू कश्मीर और पटेल से बाहर नहीं निकलता मैं। अब ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। आपने कहा कि अगर मैं मतलब आपके हिसाब से पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा वो दो भाइयों जिन्ना और नेहरू के झगड़े में महात्मा गांधी ने कर दिया, एक बात ये हो गई। दूसरा आपने कहा कि नेहरू जी बहक गए थे, जिसकी वजह से उस निर्णय को अगर आपने कहा कि बहक गए थे, गलत बहक नहीं ना, इंटरप्रिटेशन गलत ना करें आप। फिर क्या करूं? बहक नहीं, बहक नहीं थे तो क्या करूं? आप सुधार लीजिए, अभी मौका है ना। आपने ये कैसे कहा? मेरा सब मैंने कुछ कहा ही नहीं। आप ही ने कहा कि अगर फैसला लेते समय सरकार बहक जाए तो सरकार आपकी थी, ये भी आपने कहा। और जब बहक गए तो भी आपने कहा। अभी मैं हूं कहां? मैं तो केवल चर्चा में, मैं तो आपकी बात को आपको सुना रहा हूं, मैं तो आईना दिखा रहा हूं कि आपने कहा नेहरू जी बहक गए थे। आपने कहा आपकी सरकार थी। दिस इज नॉट माई वर्ड्स। नहीं अभी नहीं, आपने कहा कि उस समय हमारी सरकार थी, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कई बार सरकार बहक जाती है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। मैं कहता हूं अगर आज यहां डिबेट हो रही है, यहां पे कोई भी चीज अगर हम लोग इधर उधर करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक इसी प्रकार जब वही बात तो वही हुई ना। इधर सुनिए, अच्छा ठीक है, पूरी बात ना मैं मानूंगा नहीं। मैं बहुत क्लियर हूं, ब्लंटली कहता हूं, मैंने देश के लिए सेवा करी है, देश का प्रोडक्टिव सिटीजन हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, अरे प्रधानमंत्री जी, ये नरेंद्र मोदी जी उस वक्त होते ना, देश को बेच देते पूरा पाकिस्तान। अब इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाने दीजिए। आपको मैंने देखिए पर्याप्त मौका दिया, आप भी मुस्कुराए,
कई बार होता है चर्चा में इस तरीके की चीजें आती हैं और बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि जब मैं अभ्यानंद जी से उनका जवाब लूं तो थोड़ा धैर्य रख के सुनिएगा, फिर हम लोगों के पास और मसाला आ जाएगा और जखीरा हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है अभिनंदन जी, अब जो बात राज जी ने कही, देखिए कुछ चीजें कभी कभी इस तरीके से होती हैं कि आदमी ईमानदार होता है, नेता होता है, पब्लिक डोमेन में उसकी जवाबदेही होती है, तो वो न चाहे तो भी कुछ कहता है और चाहता है तो बहुत कुछ कहता है। राज जी ने अपनी चीज को, अपनी पार्टी को न सिर्फ बखूबी डिफेंड किया है, बल्कि उन चीजों को भी रखने का प्रयास किया है जिसको वो बचते बचाते, क्योंकि उनकी पार्टी का भी अपना एक लोकतंत्र है, सिस्टम है, तो उसको भी उन्हें देखना है। लेकिन उन्होंने इशारों में चीजों को कहा कि नहीं, उस समय की जो स्थिति परिस्थिति थी उस चीज को लेकर के और हमें सोचना समझना पड़ेगा, उस दौर को भी हमें कालखंड को याद रखना पड़ेगा। एक हकीकत यह है कि धारा 370 2019 में हट गई, जम्मू कश्मीर नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपसे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते यह समझना चाहूंगा कि क्या आप राज्य की बातों को कोई विस्तार दे सकते हैं, यानी उस समय की कोई मजबूरी ऐसी हमारे दर्शकों तक जा सकती है जिसकी वजह से नेहरू का वो जो डिसीजन था वो 566 के बाद 567वें पे खरा नहीं उतर पाया और केवल एक ही ये विलय बचता था, या फिर 2019 या 25 में जब योगी या मोदी इस बात को कहते हैं कि जम्मू कश्मीर अगर डिस्प्यूटेड है तो ड्यू टू नेहरू एंड कांग्रेस हमें उसी पर टिके रहना पड़ेगा। नहीं, देखिए सीधा सा सवाल है कि 567 रियासतों में से 566 बिना किसी बाधा के भारत संघ में आ गई, क्योंकि पटेल जी के जिम्मे ये काम था। एक जिम्मा नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर का लिया था, उसमें गड़बड़ हुई, यानी कि नेहरू जी उस मामले को ठीक से टैकल नहीं कर पाए। तो इसमें गलती किसकी है? पटेल जी की तो है नहीं, न तो पूरे देश की है, गलती तो सिर्फ नेहरू जी की है। अब वो उनका अपना निजी क्या स्वार्थ था ईश्वर जाने, लेकिन ये गलती नेहरू के एंड से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, भारत का विभाजन क्यों हुआ इस पर भी चर्चा कर लेना अब जरूरी है। जो सूचनाएं हैं, जो सोर्स है कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो वहां एक प्रधानमंत्री का चुनाव था, जिन्ना अड़ गए थे कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, और गांधी जी नेहरू जी को बनाना चाहते थे। तो जो सोर्सेज बताते हैं वो यही है कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए गांधी जी ने देश के बंटवारे को मंजूरी दे दी और फिर भारत और पाकिस्तान हुए। जिन्ना चाहते थे कि चूंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए वहां उसको पाकिस्तान को मिलना चाहिए, और नेहरू जी उसका जवाब नहीं दे पाए। भाई सेनाएं अगर जूनागढ़ के लिए गई और हैदराबाद के लिए गई तो कश्मीर के लिए भी जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। उसको नेहरू जी ने रोक दिया, कहा कि इसको हम देखेंगे। तो सीधे सीधे जम्मू कश्मीर अगर भारत से अलग है तो वह मेरे हिसाब से, अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नेहरू की वजह से है, तो मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती है। दूसरी बात कि पटेल किसके हैं, अभी हमारे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि पटेल तो कांग्रेस के थे, तो किसी का इनकार नहीं है, पटेल कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस में ही थे, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन पटेल को जो सम्मान नरेंद्र मोदी की सरकार में मिला है वह कांग्रेस में कभी नहीं मिला। भाई अगर कांग्रेसी अगर उनको बहुत इज्जत देना था, जैसे नरेंद्र मोदी ने वो 300 फुट ऊंची जो प्रतिमा बना दी है, वो कौन सा एकता द्वार क्या कहते हैं उसको, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, हाँ वैसा ही कुछ स्टैचू आर्ट कैसे कुछ है, क्या नाम उसका, यूनिटी, वैसा ही कुछ कांग्रेस कर लेती। लेकिन जब से 1947 से कांग्रेस का शासन आया देश में, सिर्फ नेहरू फैमिली को प्रमोट किया गया। इसके चलते जो है भाजपा को मौका मिला, उसने पटेल जी को अपना कहना शुरू कर दिया। और पटेल वैसे भी गुजरात के रहने वाले हैं और नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, तो एक स्वाभाविक जुड़ाव उनका पटेल जी से बनता ही है। तो अगर अब वो पटेल जी को आगे बढ़ा के उनको सम्मान देकर अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस उनको समेट नहीं पाई और भाजपा ने समेट लिया। बाकी जैसा कि ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को पीओ को ले लेना चाहिए और
ये कर देना चाहिए। तो भाई पीए को गया क्यों? हम इसी बात को कहा जा रहा है, अगर पटेल जी की चलती नेहरू जी ने हस्तक्षेप न किया होता तो पीओ को आज होता ही नहीं, वो जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा होता, ये दिक्कत ना आती। और ठीक है, बाकी अभिनव जी, बात हम अब चलते हैं राज जी के पास और पीओ को उनसे लेना जो चाहिए, कुछ आपने बताया तो उसका भी जवाब समय देते हैं। आएगा। राज जी, 70 हट आई है और कांग्रेस वहां पर भारत सरकार का शासन लागू है, संविधान लागू है, सब कुछ लागू है। ठीक है तो अभिनंदन जी, मैं आता हूं बाबा आपके पास, राज जी से मैं जवाब ले लेता हूं जो बात अभिनंदन जी ने कही है। राज जी, यहाँ पे मैं बहुत राजनीतिक विश्लेषकों को देखता हूं टीवी पे। हाँ पूछिए भाई साहब, सवाल पूछिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस बात का उल्लेख अभी अभयानंद जी ने किया है, अगर आप उसमें से किसी बात का जवाब देना चाहते हो तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब हमें 1947 में आजादी मिलती है, मैं उस समय की सिचुएशन को, चूंकि आपने कहा है तो मजबूती के साथ में एनालिसिस चाहता हूं ताकि आपका पक्ष जो है वो भी बिल्कुल खुले रूप में देश और जनता के सामने रहे, ताकि कहीं से भी आपको ना लगे कि इस मामले में आपको पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। 1947 में जब हम आजाद होते हैं तो भी हमारा जो वाइसराय रहता है वो 1948 में माउंट बेटन रहता है। अब आप आइए, जो भारत का सेना अध्यक्ष रहता है बूचर, वो 1949 तक रहता है। 1954 तक हमारे पास एराल्ड शिप्स, ये एयरफोर्स का चीफ रहता है। नेवल चीफ तो 1958 तक अंग्रेज रहता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हमारी ये जो सारी चीजें थी जो हमारी, और इस बीच में हम 47 भी हार गए का मतलब वो यूएन में चले गए नेहरू जी, जिसकी वजह से कबाइलियों का कब्जा हुआ, और आज जो जिसे आप पीओके कह रहे हैं वो हमारे पास नहीं है। और दूसरा, जब चाइना ने हम पे हमला किया तो हमारा जो नेवल चीफ था और जो एयरफोर्स का चीफ था वो दोनों अंग्रेज थे। इसका क्या जवाब है साहब? मैं कहता हूं, मैं जवाब देता हूं। अभी मैं आप ही के टीवी में देख रहा था, एक स्क्रीन पे फोटो आ रहा था जहां पे जवाहरलाल नेहरू जी के कंधे पे पटेल साहब हाथ रख रहे थे। ये आगे फिर आगे तस्वीर आ गई। हाँ, मैंने, इसका मतलब दोनों की पटती थी, बहुत अच्छा लगती थी। आज किसकी हैसियत है प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख दे? ये तो बोल रहे हैं छोड़ दो, अमित शाह की भी हैसियत नहीं है जो कंधे पे हाथ रख दे, क्योंकि आपस में डिस्प्यूट है उनकी, पटेल साहब की। अरे आप ये बताइए साहब, हम लोग चर्चा किस बात से कर रहे हैं? अब तो मैं कंफ्यूज हो गया कि हम आज चर्चा किस बात से कर रहे हैं। मैं वो नहीं बोलूंगा, आप जो पूछोगे वो आपकी मर्जी, जो जवाब मुझे देना है वो मेरी मर्जी। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या भाई, ये तो एक अजीब सी स्थिति हो जाएगी। तो कहना चाहता हूं, आप अपना जवाब जो देना चाहते हैं, विषय पर बात नहीं होगी, जवाब चर्चा का कोई मतलब नहीं है। ये कैसे फिर तय होगा? इसके भाषण को लिख दीजिए और पब्लिक को सुना दीजिए। यही हम तो लोग मुसीबत है। चर्चा आप के सुनते राजनीतिक रहते हैं। विश्लेषक कहलाने के लायक नहीं है। अरे राज्य बीजेपी के कार्यालय की दीवार मैं छू तो के आते आपसे हो, समझने चाह रहा वहां पे हूं। बोलने के बाद अपनी डिबेट दिखाते हो। नहीं, मुझे मत बताओ, मैं आपको जो जवाब दे, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। अनबायस होना चाहिए भाई, विश्लेषक बायस नहीं। अच्छा एक मिनट, मेरा जवाब है शुक्ला जी आपसे, दो बता दो। हाँ, बताइए, कांग्रेस ने बताइए। क्या अच्छा किया? नेहरू जी की दो तो गिना दो, कुछ नहीं गिना पाओगे, नहीं गिना पाओगे। क्या? क्योंकि पता क्या गिना दी? आत्मा को गिरवी रख के टीवी में आ गए। आत्मा को नहीं, नेहरू जी अरे क्या नेहरू गिना जी दी? की गिनाओ। अरे जब आप लोग तो ये भी कहते हो सड़क नहीं बनाई थी, अमा जब अनाज लेने की हमारे पास स्थिति नहीं थी, जब हमारे पास कपड़े पहनने की स्थिति नहीं थी, तब रोड बनाते क्या? रोड बनाते क्या? और एक और बात कहना चाहता हूं, अभी एंकर महोदय ने भी एक बात कही, अगर मेरा बेटा जिस दिन कह देगा ना कि पिताजी आपने कुछ नहीं किया, तो मैं उसको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बेटे मेरे से आगे लकीर खींच। और मैं आज आपके चैनल में एक बात कहना चाहता हूं कि जाइए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री बन गए, जो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते इसलिए कि वो तिरंगा नहीं लगाते, नेहरू जी पटेल साहब से लकीर ऊंची खींच के दिखा देना। वो पढ़े लिखे थे दोस्त, ठीक है, वो पढ़े राजी, लिखे अब थे। मैं जो बातें आप कह रहे हैं वो पूरी तरीके से चर्चा को कहीं से कहीं ले जाएंगी। खैर, जो जवाब आपको देना है, अब मैंने जो आपने जवाब दिए उसी में से कुछ सवाल निकाल लेता हूं। मेरा सवाल यह है कि आप ये कह रहे हैं, आपने अभी अभी कहा कि मैं अपने बेटे से कहूंगा कि उससे बड़ी लकीर खींच के दिखाए। 1947 को हम आजाद हुए, 2019 तक धारा 370 और 35A ये दोनों चीजें जम्मू कश्मीर में लागू थी, वो मोदी ने हटा दी। अभी ये लकीर बड़ी हुई या नहीं हो पाई? ये लकीर बर्बादी की ओर ले गई। अच्छा,
ये लकीर बर्बादी की ओर ले गई। अब आप और इसको एक सिद्ध मिनट, करें। एक मिनट, आगे कहने दो। कुछ बातें खामोशी रहने देंगे आप यहाँ पे? कह दूंगा तो बीजेपी में आग लग जाएगी। अरे लगाइए ना, आपको यार, एक इसीलिए मिनट बुलाया है। कहने दें, आज कहने दें। ये जो घुसपैठियां करते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे एक बात का जवाब दे दें शुक्ला जी, तथाकथित बीजेपी के प्रवक्ता, एक हिरन शेर की खाल बैठ गया। वो बता दे कि असम में घुसपैठियां 11 साल में बीएसएफ आने क्यों देती है? किसके अंडर है बीएसएफ? और एक और बात बताऊं, क्यों नहीं कर देते हो? आक्रमण करो, पूरा विपक्ष साथ में। ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष ने कहा था, विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर के बाद जो इस युग के जननायक हैं, उन्होंने कहा था हम सरकार के साथ हैं। क्यों रोक दिया आपने युद्ध? आप लोग नहीं चाहते कि ये देश पाकिस्तान से मुक्ति पाए। आप नहीं चाहते। ऊपर तो ऑफिशियल बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राज्य में केवल रिकॉल करा रहा हूं, फिर मैं अभ्यानंद जी से जो आपने सवाल लिए उसका जवाब लूंगा। वो उन्होंने कहा कि हम इसका स्टैंड बाय मोड पे है। अभी जैसे दिल्ली में हरकत हुई है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान में करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं किया। पुलवामा में तो किया था, अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें क्यों नहीं किया। ये पेंडिंग क्वेश्चन है, ये पेंडिंग डिबेट है। मेरा आपसे वादा है कि हम इस पे चर्चा करेंगे किसी ना किसी समय, और पैनलिस्ट आपको ही लेंगे, ये भी हमारा आपसे वादा है। आप समय रखिएगा। अब अभ्यानंद जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो बात अभी राज जी ने कही कि ये बर्बादी की ओर ले गए, आप ये बताएं कि धारा 370 हटने से देश में जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी वो मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है? और सरदार पटेल और नेहरू की जो आज हम बेस में लेकर के चर्चा कर रहे हैं, तो ये 370 धारा का हटना किसकी विचारधारा को और कैसे मजबूत करता है? ये तो सीधे सीधे पटेल की विचारधारा को मजबूत करता है। 370 हटने के बाद वहां पर भारतीय संविधान लागू हुआ है। वहां के लोगों को जैसा आरक्षण मिलना चाहिए वैसे आरक्षण मिल रहा है। वहां पर्यटन की सुविधाएं बढ़ रही हैं, वहां सड़कें बन रही हैं, वहां सुविधाएं बढ़ रही हैं। जो अभी रेलवे लाइन जो बनी है, जो बड़ा पुल एक बना है जो दोनों घाटियों को जोड़ता है, वो एक बड़ा काम हुआ है। तो विकास का काम तो वहां हो ही रहा है। और अगर इसको कोई कहे कि ये बर्बादी की ओर है, तो भाई ये उसकी अपनी समझ है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। 370 हटने के बाद कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर है, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात जम्मू कश्मीर के सिलसिले में हो रही है। तो जम्मू कश्मीर का विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, 370 हटने के बाद हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबरदस्ती को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं। झूठ को याद रखना। क्यों अब मरवा दिया? ऐसे में तो क्या है, फिर ऑपरेशन सिंदूर अब चला रहे राजी आप जो मौका देकर के चौका लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि डिबेट हिट विकेट हो जाती है, फिर आप ही के ऊपर बात आएगी। भाई कांग्रेस को समय तो मैं पर्याप्त दे रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि बाकी चैनलों की तरह हम आपको समय न दें, लेकिन अपनी बारी का अरे बारी का इंतजार करें। बेरोजगार हम इसीलिए यहां पर बैठे हैं कि एक बार आप बता दें अपनी पूरी बात, एक बार वो अपनी पूरी बात बता दें। आप उनको बोलने ही नहीं देंगे तो फिर मामला डिबेट नहीं डिरेल हो जाएगी। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा सा संयम रखें। जिस बात को राज जी अभी अभ्यानंद जी कह रहे हैं उनको अपनी बात पूरी कर। अभ्यानंद जी आप अपनी बात पूरी कर दें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई कांग्रेस के शासन को जैसे मोदी जी ने 2019 में जब 370 हटाया, कांग्रेस के पास पर्याप्त समय था उसके पहले, कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकती थी। आखिर जो काम मोदी जी ने किया है संसद के माध्यम से वो कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन वो करना ही नहीं चाहती थी, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि अगर कर देती तो फिर ये समस्या ही नहीं होती। श्रेय फिर कांग्रेस को मिलता, मोदी जी को मिलता, राजीव गांधी को मिलता, इंदिरा गांधी को मिलता, मनमोहन सिंह को मिलता, लेकिन नहीं किया। तो अगर आपने नहीं किया तो आप जो काम नहीं कर पाए उसको अगर मोदी जी कर दे रहे हैं तो उसका श्रेय तो उनको मिलना चाहिए ना भाई। और दूसरी बात, आप ये इस बात को मान के चलिए कि राजीव गांधी 370 हटने के बाद कश्मीर का विकास हो रहा है, इसमें किसी को कोई जुड़े नहीं है। और शर्मा जी एक चीज और आपसे कह दूं
कि आप या पता नहीं कब मोदी से जी के उसमें कांग्रेसी चल रहे हुए हो? हैं। हम How dare जब से जन्म लिया मोदी जी हमने, और हमारे जवाहरलाल खानदान नेहरू, के लोग पूरे राजीव कांग्रेसी गांधी, हैं, मनमोहन सिंह लेकिन तब जी लगाना भूल कांग्रेस गए। ने अगर गलत किया है रुकिए, या कुछ मैं काम एक बात नहीं कहना किया चाहता हूं, है अंकर तो महोदय, उसको कहने में कोई गुरेज मानसिक नहीं रूप है। से दिवालिया, व्यवहारिक मैं रूप से अब गुलाम, भी कांग्रेसी इसलिए हूं, आपको राज जी, जानकारी ये के लिए ये बता थोड़ा सा दूं। ब्रेक हो जाएगा। देखिए वो भी तो हमारे आप लोग हमारे बात ऑनरेबल भाई गेस्ट हैं, भाई कर ऐसे रहे हैं, शब्दों का ये प्रयोग ना सुधार करें। कीजिए। मोदी जी, राज जी, ये आप गलत अपनी बात तारीख नहीं, भी आप अपनी बात कांग्रेसी रखें, कांग्रेस लेकिन जितने आप उसकी लोग नहीं मर्यादा। जानते होंगे, उससे ज्यादा मुझे जानते हैं, मेरे उनसे ये संबंध चीज है। गलत है राज जी, ऐसा ना करें। ये इससे क्या होता है कि ये कांग्रेस की पर्सनल भी छवि कमेंट खराब करके होती है। शर्मा जी अगर आपको कुछ अभिनंदन जी हासिल किसी होने बात वाला को नहीं कह रहे है। हैं, आपको आप जो अपनी स्वीकार बारी पे करना अपनी बात पड़ेगा रखें। कि कश्मीर की दिक्कत जो है नेहरू जी के चलते हुई थी, और अगर नहीं थी तो इतने साल इनको ये बात मौका आप मिला इसलिए बोल भाजपा के रहे आने के हो पहले, कि आप उन्होंने उसमें 2014 सुधार के क्यों नहीं बाद किया? पैदा हुआ मानते हो अपने आप को? अगर चलिए आप ठीक है, 2014 से पहले ठीक है, पैदा अभिनंदन होने जी के मैं आता हूं आपके गौरवान्वित पास। समझते, राज आपका जी ये मैं आपसे देखिए, समझ वापस आ जाइए, यार अब हो नहीं। गई उनसे आपकी बहस मुबाहिसा हो गई। अब आप हमसे थोड़ा सा जो हमारे सवाल है राज जी, थोड़ा सा पहले तो आप मुस्कुराइए, आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती है। आप तनाव में आ जाते हैं तो पूरी चर्चा की ऐसी की तैसी होने लगती है। तनाव में नहीं आता, नहीं बिल्कुल नहीं, होगा। अब थोड़ा सा मैं फिर अपनी थोड़ा बात सा कहता अब हूं। मेरा सवाल आता, अब ठीक है, अब सवाल पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। देखिए आप बड़ी बेबाक, मेरे सवालों का आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता भी है कि कम से कम कोई कांग्रेसी नेता ऐसा तो है जो अपनी पार्टी को अगर कटघरे में खड़ा करना है तो वो कर भी दे रहा है, और अगर उसको डिफेंड करना है तो मजबूती के साथ डिफेंड भी कर रहा है, और पुराने नेता हो या नए नेता हो जो उसको कहना है वो बेलाग तरीके से कह रहा है। मैं चाहूंगा कि अब इस सवाल का भी जवाब आप बेलाग तरीके से ही दें। राज्य मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो धारा 370 है, आपने कहा कि ये बर्बादी की तरफ ले गई। मैं समझना चाहूंगा कि 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी उसमें कभी रूबिया का अपहरण हो जाता था, कभी यासीन मलिक जैसे लोग थे वो मतलब आते थे, रेड कार्पेट वेलकम भी होता था, जो उस समय की सरकारें थी, मैं नहीं जानता किसकी सरकारें थी, लेकिन थी किसी की, वो रेड कार्पेट वेलकम करते थे। जब हुर्रियत के अलगाववादी नेता दिल्ली आते थे, अभी भी उसमें एक है जिसकी बीबी पाकिस्तानी है, वो जेल में है, जब राशन पहुंचता है जम्मू कश्मीर में बाढ़ का तो वो लूट लेता है। अभी तो इस तरीके के बहुत सारे लोग थे, अभी भी जिंदा हैं, उनके अंदर जान बची हुई है। तो ऐसे लोगों, उसके बाद फिर एक दौर आता है जहां पर जो लोग इस जम्मू कश्मीर को लेकर के और कहते हैं कि अभी भी हम लेकर रहेंगे आजादी, तो ऐसी स्थिति में जो लोग लगातार जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते रहे, तो कांग्रेस का वर्तमान पर स्टेक क्या है? जम्मू कश्मीर भारत का है या नहीं है? देखिए पहली बात तो यह है, मैं तो कहता हूं भारत का जम्मू कश्मीर नहीं पूरा पाकिस्तान है। अब दूसरी बात पे आ जाइए आप। 1990 से 91, 92, 93 में मैं जम्मू कश्मीर में ही था। आपने सारी बातें कही, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे एंकर हैं, एक औहदा है आपका, आप कोई भी सवाल कर सकते हो। आपके सवाल पूछने पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जवाब पूरा दूंगा। मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए, सवाल का ही जवाब आवे तो अच्छा है। 1990, 91, 92 में जब वहां के कश्मीरी ब्राह्मण भाग रहे थे, कौन सी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री था, कौन सी पार्टी समर्थन दे रही थी? अरे नैतिकता के आधार पे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई जिगर नहीं है, आत्मा नहीं है। अगर नैतिकता का आधार होता, अगर सनातन धर्म के लिए प्यार होता, तो उस वक्त बीपी सिंह की सरकार से इस्तीफा ले लेती और वो सरकार गिर जाती। मुझे याद है 87, 88, 89 में जगमोहन सिंह गवर्नर हुआ करते थे। वहां पे जगमोहन सिंह किसके बिहाफ में गवर्नर बने थे? भारतीय जनता पार्टी पे। सारे सवाल मुझ पे ही पूछोगे? जिसने छोटे से बच्चे को, जब मेरे देश में अनाज नहीं होता था, हम लोग गेहूं बाहर से लेते थे, उन्होंने आज इस तरह बना दिया। इस 55-56 साल की उम्र में जब हमारी सरकार रही, हमने वो बना दिया जो देश में आज हम डिबेट कर रहे हैं। ये तो वो सरकार थी दोस्त कि जब 1986, 87, 88 में पहला एटीएम का उद्घाटन स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, कर रहे थे, तो यही अटल बिहारी वाजपेयी शायद थे। मैं उनका सम्मान करता हूं, अच्छा नहीं लगता, वही जहां पे नहीं है इन लोगों का किरदार होगा, वही बैलगाड़ी से जा रहे थे, वही जा रहे थे। मैं इस बात को मानना चाहता हूं, उस वक्त की स्थिति क्या थी ये अलग बात है। आज प्रधानमंत्री जी का एक दायित्व बनता है कि देश को आगे बढ़ाएं। जिन लोगों ने जो वोट दिया था 2014 में 18-19 साल के
जो आज भी 30-31 साल के होने के बाद बेरोजगार हैं, उनको रोटी दीजिए। और आज क्या, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप बड़ी बड़ी बातें कब से कर रहे हो? यूपी में और उत्तराखंड में शराब की दुकान आपके द्वार, स्कूल नदिया के पार, इसका जवाब क्या दोगे? मैं उत्तराखंड जाता रहता हूं, वहां लिखा होता है शराब की नहीं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एरो है। लक्ष्मण झूला से 3 किलोमीटर में शराब की दुकान खोल दी। आपने स्कूल क्यों नहीं खोला लक्ष्मण झूला में? खोल देते ना दोस्त। पुरानी आपकी बातों को मैंने बड़ी गंभीरता से लिया है राज जी, और इन सारे बिंदुओं को नोट कर लिया है। हम किसी दिन इस पर भी चर्चा करेंगे। अब हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं चर्चा के। अब हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। मैं अब आपसे यह समझना चाहूंगा कि चूंकि एक बात आपने कही वो मेरे दिल को छू गई। आपने कहा कि हम गेहूं भी बाहर से खरीद रहे थे जब हमारा देश आजाद हुआ। हमारे देश में हरित क्रांति भी हुई है, और उस हरित क्रांति को करने वाला कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री था। यह बात मैं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ उस प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछ रहा हूं। वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस देश में हरित क्रांति को लाए और जय जवान जय किसान का नारा दिया? क्या ये वही थे जिनका जिक्र पूरी कांग्रेस पार्टी करती है, जिस धुरी पे घूमती है, या उनसे इतर? शायद मुझे झूठ एक बार, अगर मुझे कुछ नहीं पता, मैं टीवी पे बोलूंगा। शायद लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान शायद लाल बहादुर शास्त्री थे। मैं समझता हूं इस बात को, लाल बहादुर शास्त्री थे। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हरित क्रांति किसने की। लेकिन ये जो शायद शब्द है, यही अभयानंद जी ऐसा लगता है, ये मेरी सच्चाई है ना? या नहीं, ठीक है, हम मानते हैं। कभी भाई आपने कब पढ़ा होगा आपने? आज आप डिबेट में, मैंने इतने साल के बाद ये सवाल रख लिया। मैं तो अभी आपकी तुलना में थोड़ा सा कम उम्र हूं, तो मेरी पढ़ाई अभी थोड़े दिन पहले पूरी हुई। मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम याद है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। यह भी एक सच्चाई है, जब नेहरू जी इस दुनिया में नहीं रह गए थे। अभयानंद जी, मेरे ख्याल से कि कंक्लूडिंग कमेंट के लिए इतना मसाला आपके लिए पर्याप्त है। इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में है, 2 मिनट में अपनी बात कह दीजिए। दरअसल कांग्रेस के लिए चाहे पटेल जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, शायद ही रहेंगे, क्योंकि उनका नाम कोई लेना नहीं चाहता। ये कांग्रेस पार्टी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरी उस पार्टी के साथ सिंपैथी है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस आगे बढ़े और मेन स्ट्रीम में आए, ताकि मैं फिर उसके साथ जुड़ सकूं। अभी तो मैं उसके साथ इसलिए नहीं हूं क्योंकि उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो नेता हैं, इतने अंड-बंड बयान चीजें आती हैं कि उसका कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस को अपने इतने, ये 11 साल से सत्ता में नहीं है, इसके बारे में उसको विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि जनता ने उनको ठुकरा दिया, और ऐसा भाजपा क्या कर रही है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, 2024 के चुनाव में उनको सीटें कम मिली हैं, लेकिन उसके बाद जो राज्य लगातार जीतते जा रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। तो कुल मिला के यह है कि कांग्रेस को अपने गरेबाम में झांकना चाहिए कि भाई, अगर पटेल की तारीफ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना, वो कांग्रेस के नेता, तो इसमें कांग्रेस को खुश होना चाहिए। लेकिन उनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास आज चर्चा में समय इतना ही था। अभिनंदन जी, आपने बड़ी तसल्ली से और बहुत ही अच्छी तरीके से, बड़ी धैर्यता के साथ में, चूंकि राज्य का स्वभाव जो है बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि मुझे संभालने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी, लेकिन फिर भी वो संभल रहे थे। तो राज्य, इसके लिए आपका भी आभार है। और आपके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। आपने अपनी पार्टी के पीछे हाथ के निशान के साथ में, उसके साथ में जो बातें जिस बेबाकी से कही हैं, याद करेगा आपको हिंदुस्तान कि एक नेता कांग्रेस में ऐसा भी है जिसमें दिल धड़कता है, और वो शायद लगा के ही सही, लेकिन बातों को सिरा खुला छोड़ देता है। कहीं ना कहीं पे इस बात को भी मानना पड़ेगा कि अभयानंद जी ने भी धैर्य रखा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया है तहे दिल से। और अब जो आज हम लोगों ने इस चर्चा में पाया, वो पाया यह है कि एक शायद अभी भी कांग्रेस के पास बचा रह गया है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के
नरसिम्हा राव से लेकर के, सरदार पटेल से लेकर के और लाल बहादुर शास्त्री तक ये शब्द घूम घूम करके आता है। और शायद कांग्रेस अगर इस शायद से बाहर आ जाए तो उसको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो चलती चर्चा में कभी भी बेरोजगारी की तरफ मुड़ जाती है, कभी उत्तराखंड पहुंच जाती है, कभी पीओके और तो कभी पाकिस्तान पहुंच जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बना करके और सामने वाले की सियासत को भी अपने हिस्से में ले रही है, ये एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए भी और उन पार्टियों के लिए भी जो सिर्फ निशाना साधते हैं लेकिन निशाना चूक जाता है। बिल्कुल सही कहा शेखर जी। और जिस तरीके से आज हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। हालांकि ये बात साफ होती नजर आई कि हर बार अगर ये मुद्दा गर्माता है, भारतीय जनता पार्टी हर बार अगर सरदार पटेल का जिक्र होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र जरूर करती है। अगर सदन से बात करें तो सदन से उत्तर प्रदेश तक यही हंगामा हमें देखने को मिला और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह का हंगामा होता रहेगा और हमारे पास चर्चा करने के लिए और भी विषय आते रहेंगे। हम दर्शकों तक एक एक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।